Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज मैं आपको जो है किडनी डिजीज हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था। इसके पहले जो हमने वीडियो आपके साथ में शेयर किया हुआ है, आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस दिन हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी कि किडनी डिजीज एक्चुअली में होती क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसमें एक्यूट रीनल फेल्योर क्या होता है, उसको कई नामों से जाना जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। और साथ में क्रॉनिक जो लीवर फेल्योर है और जो एक्यूट रीनल फेल्योर है, लीवर नहीं, क्रॉनिक रीनल फेल्योर और आपका एक्यूट रीनल फेल्योर यानी कि ARF और CRF, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या क्या किस तरीके से ARF CRF से डिफरेंस है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था इस प्रीवियस वीडियो में। और उसमें हमने आपको इसकी गुर्दे की संरचना भी बताई थी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी आपको समझाया था। तो उसमें हमने एक चीज, हमारे से एक मिस्टेक हो गई है, जो हमने यहाँ पर आपको ये बताया हुआ था कि यूट्रस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वजह से मैं यहाँ पर एक क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था मूत्राशय, हिंदी में तो सही है, हिंदी में मूत्राशय ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैंने यहाँ पर यूट्रस बताया था। यूट्रस मीन्स गर्भाशय होता है। ओके, तो किसी एक स्टूडेंट ने मेरे पास ये कमेंट किया हुआ था कि मैम आपने मूत्राशय को जो है यूट्रस लिखा हुआ, जबकि यूट्रस का मतलब गर्भाशय होता है। तो एक्चुअली जिस टाइम मैं पढ़ा रही थी तो उसमें फ्लो में मैं यूरिनरी ट्रैक्ट बता रही थी, यूरिन है, तो ये सारे में लगातार बताते बताते उसी फ्लो में मैंने ये चीज गलत बता दी। आपका जो मूत्राशय है वो उसका इंग्लिश में उसको यूट्रस नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग है। ओके, ये गलत है, तो ध्यान दीजिएगा। इस वजह से मैं यहां पर क्लियर कर देती हूं कि इस पिक्चर में जो मैंने बताया हुआ था मूत्राशय का, इंग्लिश में मैंने यहां पर यूट्रस बताया था। यूट्रस मीन्स गर्भाशय होता है, तो ये यूट्रस नहीं होगा, बल्कि यहां पर मैं बताती हूं यहां पर ये क्या होगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी में बिल्कुल सही है, मूत्राशय ही कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, लेकिन इंग्लिश जो है थी यहाँ पर मैंने ये गलत बता दिया था। तो रियली सॉरी उसके लिए कि क्योंकि फ्लो में वो गलत हो गया हमारे से, बट इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिसने पहला वीडियो मेरा देखा हुआ है, इसके पहले का यानी किडनी डिजीज का जो पहला वाला पार्ट है वो देखा है, तो उसमें जो मैंने यहाँ पर आपको यूट्रस बताया था मूत्राशय का इंग्लिश में, तो वो रॉन्ग है, वो नहीं होगा, बल्कि मूत्राशय को इंग्लिश में बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ये एग्जैक्ट जो है ये बिल्कुल राइट है। इंग्लिश में मूत्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल आप जो वैसे तो सिर्फ एक ही बच्चे ने मुझे ये कमेंट किया हुआ था कि यहाँ पर ये चीज रॉन्ग है, तो थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज मतलब हमें बताया, क्योंकि एक्चुअली मुझे मेरा ध्यान भी नहीं जाता कि मैंने तो वीडियो आपके सामने शेयर कर दिया था। अब दोबारा वीडियोस तो मैं अब खुद का वीडियो तो नहीं देखूंगी, तो आप लोग देखते हो। तो अगर ऐसे जिस तरीके से आपने हमें यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ये चीज गलत है, तो इस तरीके से अगर कहीं भी बाई चांस, क्योंकि पढ़ाते वक्त हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, तो फिर अगर कहीं भी होती है देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज है, जिससे एटलीस्ट कम से कम आपके पास गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। ओके, चलिए, तो यहां पर ये सही हो गया है। ओके, आप लोग यूट्रस नहीं होगा, मैं यूरिनरी ब्लैडर होगा। ओके, ये मिस्टेक यहां पर हुआ था। हिंदी बिल्कुल सही है, हिंदी में मूत्राशय बिल्कुल ही सही है। चलिए, अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने बता दी थी, और इसमें हमने आपको ये नेफ्रॉन्स का भी पिक्चर आपको दिखाया हुआ था, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था। ओके, और इसके साथ साथ में हमने डिफरेंस तो बताया ही था, इसके कुछ सिम्टम्स भी बताए हुए थे, जो सामान्य सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग अभी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और हाँ, GFR के बारे में हमने बताया था, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपका जो नॉर्मल होता है वो आपका 100 से 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जब 100 से 125 ml फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होता है, देन वो नॉर्मल GFR होता है। बट जब किडनी फेल हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1 मिनट में सिर्फ 30 ml या फिर इससे कम फिल्टर हो पाता है,
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है, लवण है हमारे शरीर में, जो भी एक्स्ट्रा तरल पदार्थ है हमारे शरीर में, ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है, तो वो सब उनका जो फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा ही होता है। तो जब ये फिल्ट्रेशन रेट 1 मिनट में सिर्फ 30 ml या फिर इससे कम हो पाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी फेल हो गई है, वो अब फिल्टर करने में कैपेबल नहीं है, उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। ओके, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट यहां पर एक्यूट रीनल फेल्योर यानी कि ARF, उसका कारण क्या है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फिर डिस्कस करते हैं ARF के कारण। ARF, इसको एक्यूट रीनल फेल्योर या फिर हिंदी में इसे कहते हैं कि अल्पकालिक किडनी की विफलता। ओके, हिंदी में यहां लिख देती हूं मैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अल्पकालीन किडनी की या फिर गुर्दे की बोल सकते हैं, किडनी की विफलता। ऐसे कई नाम है, ARF, AKI, ओके, तो कई सारे नाम हैं। कल तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस की हुई थी। चलिए अब देख लेते हैं कारण क्या है इसका। इटियोलॉजी इसकी क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला तो ये है कि कुछ इसके यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं वो सामान्य कारण है एक्यूट रीनल फेल्योर होने के। पहला तो ये कि शरीर में कोई ऐसी स्थिति जिसके कारण किडनी में रक्त का आपूर्ति ना हो पाती हो। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि किडनी विफल कब होती है, जो भी हमारे मतलब किडनी में जो भी रक्त का प्रवाह हो रहा है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अगर वो किडनी तक नहीं हो पाएगा, अच्छे से रक्त की आपूर्ति उसको नहीं हो पाएगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, देन क्या होगा कि किडनी फेल हो जाएगी। ओके, यानी कि किडनी फिर काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में कब होता है एक्यूट रीनल फेल्योर? जब कोई भी ऐसी स्थिति हो, कोई भी रीजन हो सकता है, उसमें अगर किडनी में जो रक्त की आपूर्ति है वो अगर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, देन जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि इसको हम कहेंगे किडनी में रक्त की आपूर्ति ना हो, उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, पहला तो रीजन ये है। दूसरा ये है कि किडनी से पेशाब को मूत्राशय तक ले जाने वाली जो मूत्र वाहिनी है, जिसे कि हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट, मूत्र वाहिनी में कोई रुकावट आ जाना, जिससे शरीर के बेकार पदार्थ बाहर ना निकल पाए। क्योंकि किडनी का काम क्या है? फिल्टर करने का काम है। जो भी बेकार पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको शरीर से बाहर करने का काम है। तो अब क्या होता है कि जो किडनी है, किडनी से क्या होता है, जो पेशाब को क्या करते हैं कि मूत्राशय से तक ले जाने वाली, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो पेशाब है उसको कौन लेकर के जाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि मूत्रवाहिनी लेकर जाती है यूरिनरी ब्लैडर तक पेशाब को, यानी कि यूरिन को लेकर के जाती है। अब क्या है कि अब मान लीजिए कि जो रास्ता है जाने का, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए, यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, मूत्रवाहिनी है, उसमें बीच में कोई रुकावट आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो शरीर के बेकार पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यूरिन के साथ ही साथ जो है वेस्ट प्रोडक्ट, अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये रेगुलर बेसिस पर होता रहता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कभी जब आपको अगर जो है यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि यूरिन नहीं निकल पाता है प्रॉपर तरीके से आपके शरीर से, तब आपको दिक्कत होने लगती है। ये तो मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में है कि हम फाइबर अच्छे मात्रा में नहीं ले रहे हैं, पानी हमारे शरीर में कम हो गया है, बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सब चीजें होती है। लेकिन जब किडनी डिजीज के केस में ये होता है कि इसमें भी ये एक सिम्टम्स ही है इसका,
कि पेशाब को जो मूत्राशय तक जो ले जाने वाली मूत्र वाहिनी है, यानी कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, उसमें अगर कोई रुकावट आ जाएगा तो चूंकि वही वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कर रही है, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाएगी तो शरीर के जो बेकार पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब क्या होंगे, जब वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो जो है जमा होने लगेंगे, यानी कि वो इकट्ठा होने लगेंगे एक ही जगह पर। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह पर इकट्ठा होने लगेंगे तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है किडनी वो फेल होने लगती है। ओके, तो ये हो जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं मूत्रवाहिनी में रुकावट। यहां मैं शॉर्टकट में ही लिख देती हूं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, डिटेल में तो मैं समझा ही रही हूं यहां पर। तो अगर मूत्रवाहिनी में कोई रुकावट आ जा रही है जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है कि गंभीर या अचानक पानी की कमी हो जाए, यानी कि डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये दिक्कत हो सकती है। डिहाइड्रेशन अगर हो गया है, यानी कि अचानक से पानी की कमी हो गई है। चूंकि पानी की कमी होगी, जैसा हमने बताया, चूंकि नॉर्मल भी ये होता है, अगर पानी की कमी हो जाती है तो आप यूरिन जो है प्रॉपर आपके शरीर से जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा किडनी डिजीज की कंडीशन में, देन जो है आपकी एक्यूट रीनल फेल्योर होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कि सबसे आम कारण जो है इसका आंतों के संक्रमण के कारण जो है गंभीर दस्त और उल्टी आने लगती है। यानी कि अगर आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें अगर इंफेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लूज मोशन और वॉमिटिंग होने लगती है। तो ये भी एक कारण है, अगर इंटेस्टाइनल इंफेक्शन हो जा रहा है, यानी कि आंतों का संक्रमण अगर हो जाता है तो ये भी रीजन है आपके एक्यूट रीनल फेल्योर का। ओके, जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग होती है। लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, उससे पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी देन आपको एआरएफ की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कि किन्हीं दवाइयों से हो सकता है, यानी कि कोई भी दवाई आप किडनी में जो कि नुकसान पहुंचा रही है, आप कोई भी दवा ले रहे हो, अगर वो उसकी वजह से हो सकता है कि वो किडनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हो, तो वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। दवाइयां, कोई दवा हो सकती है, ठीक है, तो वो भी आपकी किडनी को हानि पहुंचा सकती है। फिर नेक्स्ट रीजन है कि मूत्रपथ संक्रमण या फिर रुकावट, जिसे कि हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है कि मूत्रवाहिनी में कोई रुकावट आ जा रही है। ठीक है, मूत्रवाहिनी का मतलब है वही जो रास्ता है आपका, मूत्रपथ बोल सकते हैं, तो उसमें कोई रुकावट आ गई है तो इसी को हम कहेंगे, आपने सुना ही होगा यूटीआई। अक्सर ये हो जाता है जनरली जो पानी की कमी होती है, फाइबर्स की कमी होती है, या फिर इंफेक्शन की वजह से जो है यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और इस केस में किडनी डिजीज में भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके, इसको मूत्रपथ में रुकावट बोल सकते हैं या फिर मूत्रवाहिनी में रुकावट बोल सकते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने का। फिर नेक्स्ट रीजन है कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी एक बीमारी होती है जिनकी वजह से किडनी बेकार पदार्थों को छानने की क्षमता खो देती है। जैसा कि हमने बताया था, ग्लोमेरुलस के बारे में हमने बताया हुआ था आपको, ठीक है, कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं, किडनी किससे मिलकर के बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि वो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। एक मिनट,
हेलो। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर बता रही थी आपको। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ मैं आपको रीजन बता रही थी कि किस तरीके से जो है आपका मतलब क्या कारण होते हैं ARF के। तो यहाँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में बता रही थी। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में हमने आपको बताया था कि जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन यूनिट से मिलकर के बनी होती है, और नेफ्रॉन जो है वो किससे मिलकर के बना होता है? ग्लोमेरुलस से। ओके, उसका पिक्चर मैंने आपको दिखाया हुआ था, और मैंने बताया था कि जो फिल्ट्रेशन का काम है मेन वही करता है। तो अब चूंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, यानी कि उसमें जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जिससे मिलकर के नेफ्रॉन बना होता है, ओके, तो वो अफेक्टेड हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो आपका प्रभावित हो गया तो उसकी वजह से भी जो, चूंकि वही फिल्टर का काम कर रहा है, तो अब जो है फिल्ट्रेशन का काम रुक जाएगा, और इसकी वजह से जो है ARF का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पर इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके, इसकी वजह से भी हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम है, यानी कि ग्लोमेरुलस में अगर कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से भी ARF की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि बाईपास या फिर कोई भी सर्जरी अगर हुई है तो उसके बाद ARF के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बाईपास सर्जरी आपने सुना ही होगा। तो बाईपास सर्जरी होती है या फिर कोई भी, मान लीजिए कोई भी सर्जरी हुई है, तो उसके बाद में ARF की दिक्कत आ सकती है। बाईपास या फिर कोई भी सर्जरी हो सकती है, उसके बाद में ARF की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ये रीजन भी हो सकता है ARF होने का। ओके, और कुछ और रीजन भी हैं, जैसे कि रक्त प्रवाह में गंभीर संक्रमण हो जाए, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। रक्त प्रवाह में गंभीर संक्रमण, जिसे कि बोलते हैं सेप्सिस। ओके, इसको बोलते हैं सेप्सिस कहा जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, सेप्सिस में जो रक्त प्रवाह यानी कि जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, अब वही अगर वो इन्फेक्ट होगा तो वो आपकी किडनी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वहां पर भी ब्लड सर्कुलेट करेगा, तो उसकी वजह से भी ARF की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में प्रसव के दौरान अगर रक्तस्राव या फिर उच्च रक्तचाप जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, ओके, यानी कि हाइपरटेंशन की अगर दिक्कत हो जाती है, उच्च रक्तचाप के कारण भी हो सकता है। यानी आप हाइपरटेंशन की वजह से, आप जैसे मैंने बताया, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये है आपकी किडनी की भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यानी कि प्रसव के दौरान अगर रक्तस्राव हो रहा है या फिर उच्च रक्तचाप हो रहा है, ये प्रसव के दौरान की बात है। अगर ऐसा होता है, यानी कि डिलीवरी के समय, प्रसव का मतलब डिलीवरी के समय, या तो फिर रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो गया है यानी कि ब्लड बह गया है, और या फिर उच्च रक्तचाप हो गया है यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, ये भी किडनी की विफलता के कारण हो सकते हैं। उसके बाद में किसी अन्य प्रमुख अंग की विफलता, जैसे कि
हृदय हार्ट फेल्योर हो जाए, ये तो हम पहले बताए ही हुए हैं आपको, तो वही चीज यहां पर भी है। हार्ट फेल्योर हो गया यानी कि हृदय की विफलता हो गई, या फिर लीवर फेल्योर हो गया यानी कि लीवर की विफलता हो गई। ओके, तो इसकी वजह से भी किडनी फेल्योर हो सकता है। ओके, इसकी वजह से भी एआरएफ की दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये कुछ सामान्य कारण थे जिनकी वजह से एआरएफ की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, चलिए अब आते हैं इसके आगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं। वैसे तो कुछ हमने सिम्टम्स आपको बताए हुए थे, लेकिन यहां पर हम एआरएफ के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एआरएफ के सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स, जिसे कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं लक्षण। चलिए ये देख लेते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला तो ये है कि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, ये आपका कारण भी है और सिम्टम्स भी है। यानी कि जब किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है तब उसमें हाइपरटेंशन की दिक्कत आ जाती है। ओके, ये लक्षण है। यानी कभी भी अगर आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत हो रही, देन इसको डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसकी वजह से आपको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूर से जरूर अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहिए, जिससे कि आप इन बीमारियों से बच सकें। ओके, फिर पेशाब की मात्रा में कमी आना, पेशाब की मात्रा में कमी आना, चूंकि किडनी फेल हो रही है तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, उसमें कमी आ जाती है, तो पेशाब की मात्रा में भी कमी आ जाती है। ये सिम्टम्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि किडनी की जो फिल्टर करने की कार्य क्षमता, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी कह सकते हैं जो हम, वो कम हो जाती है। जिसकी वजह से कम हो जाने से क्या होता है, शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, बेकार द्रव हैं या फिर पानी है, उनका स्तर वो बढ़ जाता है। अब चूंकि वो शरीर से बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, तो वो क्या होंगे, उनका शरीर में जो है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उनका स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब उनका स्तर बढ़ जाता है तो हाथ में, पैर में और शरीर के जो भी अन्य अंग हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि वो शरीर से बाहर तो निकल नहीं रहे हैं। अब जब शरीर के अंदर ही वो जम रहे हैं, यानी कि कह सकते हो कि उनका स्तर बढ़ रहा है, वो इकट्ठा हो रहे हैं हमारे शरीर में, एक्युमुलेट हो रहे हैं। क्योंकि अब उनके एक्युमुलेशन के कारण क्या होगा कि हाथ पैर, हमारे शरीर के जो अदर पार्ट्स हैं, उनमें क्या होता है, स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है। तो ये भी एक रीजन है। क्या क्या रीजन है, हाथ पैर या अन्य अंग में सूजन, सूजन आना। ओके, यानी कि स्वेलिंग आना किस वजह से हो रहा, ये हमने बता दिया है। बाहर नहीं निकल रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तो शरीर में ही वेस्ट मटेरियल रह रहे हैं, वो एक्युमुलेट हो रहे हैं, जिससे कि उनका स्तर बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो ये सिम्टम्स हो रहा है। अगर कभी भी ऐसा स्वेलिंग आ रही है, देन आपको चेक करवाने की जरूरत है, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में सांस में परेशानी होना, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस आने में परेशानी होना, ठीक है। और इसके साथ साथ में सॉरी, और थकान तो आएगी ही, कोई भी बीमारी होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में अब व्यवहार में, यानी बिहेवियर में भी चेंज आने लगता है, व्यवहार में बदलाव आता है। और जिस व्यक्ति को भी किडनी की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा भ्रम में रहता है, ठीक है, क्योंकि अब चूंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे अफेक्टेड हो रहा है, समझ सकते हो। अब जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो आपके दिमाग में भी तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड होगा, वो भी तो इन्फेक्टेड होगा, तो इस वजह से जो है बिहेवियर में चेंज आने लगता है। उसके अलावा भूख कम लगना है, जी मचलाना है, उल्टी आना है, नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया के प्रॉब्लम, ये तो होती ही है। और गंभीर स्थिति में क्या होता है, कोमा जैसे भी
जो है लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी कि कोमा भी जब ये सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसमें जो है कोमा होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ओके, अब ये तो कुछ सिम्टम्स हैं आपके। ओके, अगर एआरएफ को सही टाइम पर इसका इलाज नहीं करवाया जाता है, जो कि जैसा मैंने पहले बताया हुआ था आपको कि इसको जो है पूरी तरीके से सही किया जा सकता है अगर प्रॉपर इसका जो है इलाज करवा लिया जाए, डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए और सही टाइम पर दिखाया जाए। तो फिर अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो जान का खतरा हो सकता है और अल्पकालीन जो किडनी विफलता है यानी कि जो एआरएफ है वो आपकी क्रॉनिक किडनी फेल्योर में बदल सकती है, यानी कि सीआरएफ में वो कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जो एआरएफ की प्रॉब्लम है वो तो आपकी सही हो सकती है, लेकिन अगर वो बढ़ करके आपके सीआरएफ में चली गई यानी कि दीर्घकालीन किडनी विफलता में अगर बदल गई देन आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दीर्घकालीन किडनी विफलता सही होने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, यानी सही हो भी सकता है और नहीं भी। मैक्सिमम केस में होता है कि नहीं सही हो पाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दीर्घकालीन आपको पता ही तब चलता है जबकि आपकी 70 से 80% तक आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी खो देती है काम करने की। ओके, तो इस वजह से इसको सही टाइम पर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, देख लेते हैं इसमें कुछ आहार हैं, कुछ दवाइयां हैं, तो वो क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें आहार की हम बात करते हैं, मीन्स डाइट। तो आहार में अब जो इसके स्पेशलिस्ट हैं किडनी डिजीज के, जो भी डॉक्टर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कि अल्पकालीन किडनी की विफलता का जो इलाज शुरू करते समय सबसे पहले किडनी के मरीज के आहार पर कुछ प्रतिबंध लगाना होता है, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं, या फिर इसके साथ साथ में उनको बहुत सारी सलाह भी दी जा सकती है, जैसे कि जो तरल है यानी कि पानी है वो ज्यादा नहीं लेना है। क्या नहीं करना है? तरल पदार्थ, तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड मटेरियल या फिर पानी, आपके लिक्विड में भी ये भी आ जाता है, और जो भी अन्य तरल पदार्थ हैं वो सभी आपको ज्यादा नहीं लेने हैं जब भी इसकी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नहीं लेना होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, उच्च प्रोटीन युक्त जो आहार हैं वो भी कम लेने होते हैं। सोडियम कम लेना होता है, ओके, और पोटेशियम कम लेना होता है। और इसके साथ साथ में जो उच्च प्रोटीन युक्त आहार हैं वो कम लेने होते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार कम, यानी कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बहुत कम लेने होते हैं। ओके, इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि अब क्या है, क्यों कम लेने होते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ में कि क्या होता है कि चूंकि जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर तो निकल नहीं है, शरीर में ही हमारे वो इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है। तो अब चूंकि शरीर में वो इकट्ठा हो रहे हैं तो इस वजह से तरल पदार्थ या फिर जो पानी है वो कम लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी जो है लिक्विड मटेरियल वो इकट्ठा हो गए हैं, वो शरीर से हमारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। ओके, तो ये होता है। और सोडियम है, पोटेशियम है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार है, ये भी कम लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा आहार के बारे में। फिर अब थोड़ी सी इसमें दवाइयों के बारे में पता कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। दवाइयां यानी कि मेडिसिन। तो अगर दवाई की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारी है, क्या होता है कि अक्सर हम कोई भी दूसरी बीमारी होती, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्योंकि उनको सही करने में, कोई भी अन्य संक्रमण हो गया है तो क्या होता है, जो भी आपके स्पेशलिस्ट होंगे, जो भी आपके डॉक्टर होंगे, तो वो आपको इस बीमारी के साथ जो अदर संक्रमण हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, वो दे सकता है। ओके,
और साथ में कुछ जो मूत्रवर्धक दवाएं लेने की सलाह दे सकता है ताकि किडनी को पेशाब बनाने में मदद मिल सके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि किडनी अपना काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो क्या होता है कि ऐसी कुछ दवाइयां होती हैं जो क्या करती है, मूत्रवर्धक का काम करती हैं, यानी कि यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ऐसी कुछ दवाइयां दे सकता है जिससे कि आपका जो है आपके शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है जो कि आपके यूरिन के फॉर्म में है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो ये हो सकता है, एंटीबायोटिक्स आपको दे सकते हैं, इसके साथ साथ में कुछ मूत्रवर्धक दवाइयां भी दी जा सकती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती है कि चूंकि आपको किडनी की प्रॉब्लम है ही, बट इसके साथ साथ में आपको कोई और भी प्रॉब्लम्स ना हो, यानी कि अदर्स संक्रमण आपको ना हो इसके साथ में, इस वजह से एंटीबायोटिक दी जाती है, यानी कि आपको इसके साथ साथ में और कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ में मूत्र वर्धक दवाई ये लेने की सलाह दे सकता है। ओके, तो ये हो गया दवाई की बात। फिर आता है कि अल्पकालीन किडनी विफलता में चूंकि किडनी क्या होती है, वो बेकार पदार्थों को छानने की जो क्षमता होती है वो खो देती है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि पहले बताया कि रक्त में उनका असर बढ़ने लगता है। तो इस वजह से इसमें जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कि शरीर में बनते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, क्रेटिनिन है, पोटेशियम है और एसिड है। तो ये क्या होता है, ये इनका लोड जो है बढ़ने लगता है। अब वो शरीर से बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, तो ये शरीर में ही बढ़ने लगते हैं। तो अब क्या होता है, रक्त में ये इन जहरीले और बेकार पदार्थों को रक्त से साफ करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये शरीर में हमारे बढ़ रहे हैं, शरीर से बाहर निकल नहीं रही, शरीर में बढ़ रहे हैं, तो क्या होंगे, ये ब्लड में मिक्स होने लगेंगे। अब जब ब्लड में ये मिक्स हो जाएंगे तो उसको भी इन्फेक्ट कर देंगे, संक्रमित कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अब रक्त को साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो रक्त को साफ करने के लिए एक मशीनी प्रक्रिया की जाती है, ओके, जिन्हें की डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, डायलिसिस। ओके, डायलिसिस की प्रोसेस आपने सुना ही होगा, डायलिसिस की प्रोसेस। तो ये एक मशीनी प्रक्रिया होती है। ये उस केस में होता है जब कि आपकी किडनी काफी हद तक जो है वो कार्य क्षमता अपनी खो दे रही है, वो शरीर को बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो पा रही है, लोड शरीर के अंदर बढ़ता जा रहा है, उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस केस में ये जो है डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। अब डायलिसिस क्या है, एक मशीनी प्रक्रिया होती है और ये शरीर से जो ये जहरीले पदार्थ हैं, जैसे क्रेटिनिन बताया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ओके, पोटेशियम है, एसिड है, जिनका लोड शरीर में रक्त में बढ़ रहा है, तो रक्त को साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज पूरा ब्लड जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इनको जो है साफ करने के लिए डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, डायलिसिस में आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायलिसिस भी 2 टाइप का होता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बस पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी किडनी डिजीज से रिलेटेड है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी पॉइंट आप छोड़िए नहीं, सारा वीडियो आप पूरे अच्छे से देखिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। अच्छा, डायलिसिस का जो एआरएफ में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, कुछ कभी कभी जरूरत पड़ती है और कुछ समय के लिए ही जरूरत पड़ती है एआरएफ के केस में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसा हमने बताया कि एआरएफ पूरी तरीके से सही हो सकता है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है तो वहां पर क्या है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। एआरएफ में बस कुछ समय के लिए इसकी जरूरत पड़ती है डायलिसिस की, क्योंकि अगर डायलिसिस से क्या होगा कि रक्त को साफ कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि किडनी पूरी तरीके से हेल्दी हो सकती है, स्वस्थ हो सकती है। तो कुछ समय के लिए एआरएफ में डायलिसिस का यूज किया जा सकता है। चलिए, तो ये तो हो गया डायलिसिस एआरएफ की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉनिक किडनी
फेल्योर का, यानी कि CRF की बात, क्रॉनिक रीनल फेल्योर, दीर्घकालिक किडनी विफलता, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेल्योर, या फिर रीनल फेल्योर भी बोल सकते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। CRF या CKF, CKI कुछ भी कह सकते हो, ओके। क्योंकि किडनी को ही रीनल बोलते हैं, रीनल मतलब किडनी ही होता है। अब क्रॉनिक किडनी की जो विफलता है, इसमें क्या होता है, एक्यूट किडनी की विफलता के अपोजिट ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है। जैसा कि हमने बताया था, जो आपका ARF होता है वो अचानक से होता है, जबकि जो आपका दीर्घकालिक है यानी कि CRF है वो आपका धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। ये कई सालों लग सकते हैं, इसमें कई महीनों लग जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ आपको CRF की दिक्कत है, ओके। अब ये यहां तक कि अगर एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो दूसरी किडनी समान रूप से कार्य कर सकती है, ये आपको पता है, सभी को पता है कि अगर हमारी एक किडनी काम करना बंद कर दे तो दूसरी जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम करती है, ओके। एक किडनी से भी हमारा काम चल जाता है। अब इसके लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि यह बीमारी अपने उच्च चरम तक नहीं पहुंच जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि ये तभी पता चलता है जब 70 से 80% तक आपकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है, नष्ट हो चुकी होती है, ओके। तब हमें CRF के बारे में पता चलता है। और इस अब जब चूंकि 70 से 80% तक आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है, अब इसको सही करना बहुत ही जो है मतलब इसको सही नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल होता है सही करना, क्योंकि 70 से 80% आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है, तब उसको कहां से रिकवर कर लिया जाएगा। अगर स्टार्टिंग में पता चला तब तो उसको रिकवर कर सकते हैं, बट अब चूंकि 80% तक आपकी किडनी खराब हो चुकी है, देन इसको जो है रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से जिन लोगों में किडनी फेल होने की अधिक संभावना हो, उन्हें अपने किडनी की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और बीमारी की शुरुआत में ही पता चल जाने पर गुर्दों में होने वाली जो भी गंभीर क्षति है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका रेगुलर बेसिस पर आपको जो है किडनी की अपनी जांच करानी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लगती है कि हाँ हमें किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, अगर ऐसा कुछ भी जितने भी सिम्टम्स हमने यहाँ पर बताए, अगर इसमें से कोई भी दिक्कत हो रही है, देन आपको तुरंत चेकअप करवाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पता चल जाएगा तब इसका इलाज किया जा सकता है और ये सही हो सकता है, किडनी को डैमेज होने से पूरी तरीके से बचाया जा सकता है। मतलब पूरी तरीके कहने का मतलब है कि जो पूरी तरीके से आपकी 80% तक किडनी डैमेज हो गई है तो उससे पहले उसको बचाया जा सकता है, जिससे कि आपकी 80% तक किडनी आपके डैमेज होने से बच सके। अब लेते हैं कि CRF के कुछ सिम्टम्स हैं, तो यहाँ पर इनके लक्षण देख लेते हैं। हमने ARF के लक्षण देख लिए हैं, अब यहाँ पर हम CRF के सिम्टम्स देख लेते हैं क्या है। तो पहला है इसमें कि अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, अनीमिया यानी कि खून में कमी। आप जानते ही हो खून की कमी के कारण से अनीमिया का प्रॉब्लम होता है, तो ये एक सिम्टम है इसका। उसके बाद में मूत्र में रक्त आना, यानी कि यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है आपको CRF की दिक्कत है। नेक्स्ट है कि मूत्र का रंग जो है वो गहरा होना, इसका रंग अगर गहरा हो रहा है, डार्क ब्राउन कलर हो रहा है, तो इसका मतलब CRF की दिक्कत आपको हो सकती है। उसके अलावा मूत्र की मात्रा में भी कमी हो जाती है, ये तो है ही। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक तो मात्रा में कमी हो रही है, रंग गहरा हो रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है। तो अगर इसमें से कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है देन आपको तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा एडिमा की प्रॉब्लम, एडिमा यानी कि सूजन, हाथ पैर और अन्य अंग भी हो सकते हैं, इसकी वजह से चेहरा भी सूज सकता है, यानी कि हाथ हो सकता है, हाथ में सूजन आ सकती है, पैर में आ सकती है और
चेहरे में भी सूजन आ सकती है और अन्य अंग भी हो सकते हैं जिसमें कि सूजन आ जाए, जिसे कि सूजन को एडिमा कहते हैं। ओके, इसका टर्म है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एडिमा बोलते हैं, सूजन को। ओके, तो इसमें आपकी सूजन आ सकती है, थकान तो रहती ही है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम इसमें भी होती है, उच्च रक्तचाप ये तो होगा ही, ये भी सिम्टम्स हैं। फिर नींद नहीं आना, अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, स्लीप एपनिया आप कह सकते हो इसको, कि नींद नहीं आती है। ओके, फिर है और त्वचा में लगातार आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि खुजली, त्वचा में खुजली की दिक्कत होती है। ओके, भूख कम लगती है और इसमें क्या होता है, पेशाब जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी पेशाब आना, यानी कि यूरिन जल्दी जल्दी आता है, और स्पेशली रात में ऐसा अगर हो रहा है, स्पेशली रात में अगर आपको जल्दी जल्दी यूरिन आ रहा है, यानी कि आप टॉयलेट जा रहे हो, तो रीजन एक ये भी हो सकता है। फिर जो मसल्स हैं उनमें ऐंठन होना, झंझनाहट होना और जी मिचलाना, यानी कि नौजिया है, ये भी ये हो सकता है। और पेट के मध्य से निचले हिस्से में दर्द होता है, इसमें पीठ के मध्य, पीठ के बीच में निचले हिस्से में दर्द होता है। ओके, और इसमें यूरिन में प्रोटीन आना, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। प्रोटीन मीन्स एल्बुमिन, एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है, अगर वो आपके यूरिन में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, स्पेशली CRF की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मूत्र में प्रोटीन आना, जैसा हमने बताया था कि जो कि आप किडनी होती है, कि वो क्या करती है कि स्पेशली जो प्रोटीन है यानी कि एल्बुमिन है, उनको छानने का काम नहीं करती है। तो अगर छानने की नहीं, तो इससे क्या होता है, सामान्य रूप से अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी जो यूरिन में प्रोटीन नहीं आती, क्योंकि वो फिल्टर उनका नहीं होता है, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि प्रोटीन का हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन हो जाता है। बट अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि प्रोटीन जो है यानी जो एल्बुमिन है वो यूरिन में आने लगता है। तो ये भी सिम्टम्स है, एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है किडनी डिजीज का। और शरीर के वजन में अचानक बदलाव होता है, वजन में अचानक से बदलाव आना, और इसके अलावा सिर दर्द, यानी कि ये सारी, इसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग, थकान लगना, भूख कम लगना, ये सारी चीजें तो होती ही हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होंगे आपके CRF के, ठीक है। ये CRF के सिम्टम हो गए। तो ARF का भी सिम्टम हमने देख लिया और CRF का भी सिम्टम देख लिया। तो काफी चीजें तो इसमें कॉमन होंगी, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या स्पेसिफिक है, वो हमने बता दिया है आपको। अब जो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो रहा है, CKD की प्रॉब्लम हो रही है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो वैसे तो रीजन हमने बता दिया, एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या है। ARF का तो रीजन हमने देख लिया, उसका इटियोलॉजी क्या था। अब हम CRF का इटियोलॉजी देख लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो CKD की इटियोलॉजी, क्रॉनिक रीनल फेल्योर की। अब जैसा कि ये तो पता ही कि फिल्ट्रेशन की जो जटिल मतलब फिल्ट्रेशन का जो काम है वो आपका किडनी कर रहा है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं एक्स्ट्रा अतिरिक्त, वो रक्त से अलग करके शरीर से उत्सर्जित करने का काम करता है। ये पता है आपको, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये सब भी है कि ये नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है, और अगर कोई भी बीमारी जिसमें कि नेफ्रॉन को दिक्कत हो रही है, यानी कि नेफ्रॉन को उससे हार्म पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो उससे किडनी की बीमारी हो सकती है। ओके,
तो अगर नेफ्रॉन अफेक्टेड हो रहा है, नेफ्रॉन का अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह से आपका किडनी डैमेज की भी दिक्कत आएगी क्योंकि नेफ्रॉन से ही मिलकर के आपकी किडनी बनी हुई है। ओके, फिर इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कौन कौन? मधुमेह है और उच्च रक्तचाप, ये दोनों ही नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ज्यादातर आपकी जो किडनी की बीमारी होगी उसमें ज्यादातर आपको जो केसेस मिलेंगे उसमें आपको मधुमेह और उच्च रक्तचाप की वजह से किडनी डिजीज के केसेस ज्यादा मिलेंगे। तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप, इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो अपने साथ साथ जो दिक्कतें लेकर आते ही हैं, उसके साथ साथ में आपको और बहुत सारी बीमारियां भी साथ में लेकर के आते हैं, जैसे कि एक आपकी किडनी डिजीज ही है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो किडनी के कारण है, वो बहुत ज्यादातर किडनी की जो बीमारी होती है मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण होती है। ओके, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। ओके, चलिए, तो इसके अलावा और तो हम सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। वही रीजन है, इसका कारण क्या है कि रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, चूंकि फिल्ट्रेशन काम नहीं हो रहा है, ब्लड इन्फेक्टेड होगा, रक्त प्रवाह प्रभावित होगा, अच्छी तरीके से किडनी काम नहीं कर पाई क्योंकि रक्त प्रवाह किडनी में नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या है, कोई भी क्षति हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है, मतलब इसका कारण हो सकता है जो आपका रक्त का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो जो इन्फेक्टेड हो रहा है, प्रवाहित तो नहीं हो पा रहा है किडनी को, तो उसका रीजन कोई और भी बीमारी हो सकती है, जैसे कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप है। ठीक है, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अब जब अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा कि जो आपका मूत्र विसर्जन है उसमें बाधा आती है और उससे भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि कोई अदर बीमारी भी जैसे कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप है, तो ये इसका बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब देख लेते हैं इसको डिटेल में। अब जैसे मधुमेह का है तो उसमें क्या होता है, किडनी फेल होने को मधुमेह के जो टाइप 1 है, टाइप 2 दोनों से जोड़ा गया है। यदि रोगी का मधुमेह सही तरह से नियंत्रित नहीं है, यानी कि आप जानते हो ग्लूकोज का लेवल अगर अधिक है ब्लड में, तो क्या होता है, किडनी की बीमारी मधुमेह के पहले 10 सालों में, मतलब कि अगर ऐसा दिक्कत होता है जो रोगी का मधुमेह सही तरह से कंट्रोल में नहीं होता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, और ये हमने पहले भी मधुमेह में डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। तो अब लेकिन जो किडनी की बीमारी होती है मधुमेह के पहले जो 10 साल होते हैं उसमें नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है, मधुमेह के पहले 10 साल में ये बीमारी नहीं होती किडनी की। ये बीमारी जो है ज्यादातर मधुमेह के निदान के 15 से 25 साल बाद होती है, यानी कि जब आपका मधुमेह सही हो रहा है, कंट्रोल जो है लेवल पर है, तो उसके 15 से 25 साल बाद में ये बीमारी जनरली होती है, किडनी डिजीज। ओके, यानी कि पहले 10 साल में आपको नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद में जो ये उच्च रक्तचाप की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन के कारण जो ग्लोमेरुलाई है, ठीक है, वो उसको नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से जो है जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, यानी कि वो छन नहीं पा रहे हैं, उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और शरीर से बाहर नहीं निकलते, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जा रहा है, यानी कि जो मूत्र प्रवाह है वो बाधित हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो आपका जो यूरिन है वो कहाँ लेकर के जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में लेकर के जाता है और फिर वहां पर मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आपका मूत्र प्रवाह वो रुक जाता है, यानी कि नहीं हो पा रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में क्या होगा, उससे वापस किडनी में जाकर फिर से वो जमा हो जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर जो यूरिन है वो अगर शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या होता है, चूंकि वो आपके मूत्राशय में ही इकट्ठा होता है, वहीं पर स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, अब वहां से अगर बाहर नहीं निकल पाता है तो वो फिर से दोबारा
अपो फिर से वो जो है रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी कि फिर से वापस हो जाता है और किडनी में जाकर के जमा हो जाता है। अब जो रुका हुआ यूरिन है उसका प्रवाह क्या करता है, गुर्दों पर प्रेशर डालता है। अब लगातार दबाव बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी की कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, उसको कम कर देता है। ओके, तो ये जो है रीजन होता है। मतलब इस तरीके से जब भी आपका यूरिन का जो फ्लो है, यानी उसका जो प्रवाह है, जब वो बाधित होता है तो ये इस तरीके से ये दिक्कत आती है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता जो कमी आती है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है वो भी अगर बढ़ गई है, स्पेशली जो है मेन में, अगर जो प्रोस्टेट ग्रंथि है अगर वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। और गुर्दों में इसका और रीजन क्या क्या है, गुर्दों में पथरी होना, ट्यूमर होना, ये भी सारी चीजें हैं। क्या क्या है, गुर्दों में पथरी होना जिसे कि हम स्टोन कहते हैं, ये भी रीजन है। और इसके अलावा ट्यूमर, ये भी रीजन है। ओके, इसके होने का तो हमने बता दिया कि किस तरीके से जो मूत्र प्रवाह अगर बाधित होता है तो किस तरीके से दिक्कत आती है। फिर अन्य जो है किडनी डिजीज भी होने के चांसेस इसमें होते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक डिजीज, ये भी हो सकता है, ये भी किडनी की ही प्रॉब्लम है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इसको बोलते हैं। यहाँ मैं पूरा ही लिख देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, इसके अलावा पायलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस। ओके, तो ये कुछ अदर जो है किडनी डिजीज के नाम हैं। या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था। ओके, ये अन्य किडनी डिजीज हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, पायलोनेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये भी किडनी ही रोग हैं। फिर जो है किडनी आर्टरी स्टेनोसिस, गुर्दा धमनी स्टेनोसिस भी इसका रीजन है। यानी जो गुर्दे में प्रवेश करने से पहले ही जो गुर्दे की धमनी है वो क्या होती है, वो सीमित हो जाती है या फिर रुक जाती है। यानी जो गुर्दे में जा रही है आर्टरी, आर्टरी मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं धमनी, अगर वो गुर्दे में प्रवेश करने से पहले ही जो गुर्दे की धमनी है यानी जो आर्टरी है वो जो है रुक जाती है तो उसको गुर्दा धमनी स्टेनोसिस बोलते हैं। गुर्दा धमनी स्टेनोसिस, यानी कि एआरएफ और सीआरएफ के अलावा भी बहुत सारी किडनी डिजीज होती हैं। वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसके साथ साथ और भी क्या प्रॉब्लम आती है। तो गुर्दा धमनी स्टेनोसिस जिसे कहते हैं किडनी आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा हमने बताया कि गुर्दे में प्रवेश करने वाली जो धमनी है वो पहले ही रुक जाती है, गुर्दे में प्रवेश करने से पहले ही, तो उसको गुर्दा धमनी स्टेनोसिस बोलते हैं। और ठीक है, और एक होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ये भी एक बीमारी होती है, किडनी से संबंधित होती है ये भी। तो यहाँ पर जो भी किडनी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में भी हम बता देते हैं, जिससे कि आपको इसके अलावा भी आपके पास नॉलेज रहे कि एक्चुअली में ये और भी बीमारियां हैं।
सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस, ठीक है। इसका मैं इंग्लिश में भी लिखती चल रही हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सिस्टमिक लूपस अच्छा, ये भी एक किडनी से संबंधित बीमारी है। अब इसमें क्या होता है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस में इसमें क्या होता है, यह एक स्वप्रतिरक्षित बीमारी है, यानी कि आप इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज कह सकते हो। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसे हिंदी में कहते हैं स्वप्रतिरक्षित। ओके, अब इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो शरीर की अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, खुद का जो इम्यून सिस्टम है, वही गुर्दे की जो गंभीर रूप से उसको प्रभावित कर देता है। इसमें यह होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही हमारी किडनी को गंभीर रूप से प्रभावित करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको वो कोई बाहरी ऊतक समझता है, कोई फॉरेन मटेरियल समझता है। क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो काम क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एंटीजन से लड़ करके हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, यानी कि जो भी फॉरेन मटेरियल्स है जो कि हमारे शरीर के ऊपर अटैक कर रहे हैं उनसे लड़ करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इम्यून सिस्टम का काम यही होता है, हमारे शरीर की रक्षा करना। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो क्या करती है, इसमें वो जो किडनी है उसको अपना जो है प्रतिद्वंदी समझ लेती है, यानी कि उसको अपने अपोजिट समझ लेती है, उसको कोई बाहरी ऊतक समझने लगती है, उसको कोई फॉरेन मटेरियल समझने लगती है कि ये बाहर का है। अब उस पर क्या होता है, जब भी उसको लगता है कि हाँ वो कोई बाहरी ऊतक है, वो उस पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से क्या करता है, जो आपका किडनी है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसमें ऐसे ऑटो का मतलब है स्व, यानी कि खुद, यानी खुद की जो रक्षा करने वाली प्रणाली है वो खुद के ही अंग पर अटैक कर रही है। ओके, तो खुद को, तो ये हमको ही हानि पहुंचाने लगती है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो आपका जो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस है वो आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि आपकी किडनी प्रभावित होती है। ओके, इसके अलावा मलेरिया है, येलो फीवर है, तो गुर्दों के कार्य में बाधा डालने के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन? मलेरिया है, अगर मलेरिया है तो इसकी वजह से भी आपकी किडनी अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। या फिर येलो फीवर है जिसे कि हम पीला बुखार बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी किडनी अफेक्टेड हो सकती है। ओके, और बहुत सारी कुछ दवाएं हैं जैसे कि आपका एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, ये भी आपके किडनी को प्रभावित कर सकती हैं। एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो कि आपकी किडनी को प्रभावित कर सकती हैं अगर इनका आप अधिक उपयोग कर रहे हो। एक जैसे नॉर्मल होता है कि हमें कोई दिक्कत है, हमने कभी कभार खा लिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब आप इसका ज्यादा उपयोग करने लगते हो देन ये आपकी किडनी को भी अफेक्ट करने लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा उपयोग इसका ना करिए, ज्यादा उपयोग करने पर यह प्रभावित करती है। कभी कभी यूज कर रहे हो कोई बात नहीं है, उससे नहीं दिक्कत है, लेकिन अधिक उपयोग कर रहे हो देन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और इसके अलावा जैसे जो भी मादक द्रव्य हैं, यानी कि आपका हेरोइन है, कोकेन है, ये सब जो लोग लेते हैं तो उनकी किडनी को ये अफेक्ट करता है। ओके, ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं। और चोट
इससे भी प्रभावित होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी किडनी पर कोई तेज झटका लग गया या फिर चोट लग गई, तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी प्रभावित हो सकती है। तो ये इसके कुछ कारण हो गए, और उसके साथ साथ में हमने आपको किडनी से संबंधित अलग और कुछ डिजीज के नाम भी यहाँ पर बता दिए हैं, जिससे आपको पता हो कि किडनी के ARF और CRF के अलावा भी बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, चलिए अब इटियोलॉजी के बाद में थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किडनी को फेल होने से बचाना है, बचाव करना है, मीन्स प्रिवेंशन अगर आपको करना है, देन आपको अब जो भी डायबिटीज है और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना होगा। ओके, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। उसको नियंत्रित अगर आप करोगे तो किडनी डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, यानी कि इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। और यदि आपको किडनी की गंभीर समस्या है तो इसके लिए आपको नियमित जांच करानी है, टेस्ट करवाने रहना है रेगुलर बेसिस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जांच कराना ये बहुत जरूरी है रेगुलर बेसिस पर, अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत लग रही है। ओके, और अगर आपका CKD का आप जो है सही टाइम पर इलाज करवा रहे हो, स्टार्टिंग से अगर आपको पता चल गया है और आपको तुरंत उसका आपने इलाज स्टार्ट कर दिया, देन उससे बचा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मधुमेह और हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके आप बच सकते हो, CKD से बचाव किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद में हम बात कर रहे थे आहार की। तो आहार में इसके साथ आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, जिसमें कि बहुत सारे फल लेने हैं, आपको सब्जियां लेनी है, साबुत अनाज लेना है, बिना चर्बी वाला मांस लेना है या फिर मछली वो ले सकते हो आप। और हाइपरटेंशन को जो है उच्च रक्तचाप को कम रखने में जो भी आहार मदद करता है, जिससे कि आपका हाइपरटेंशन कम हो रहा है, वो आप आहार ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप फल, सब्जियां, मेनली आपको डायबिटीज, चूंकि अगर डायबिटीज जो पेशेंट हैं और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से डायबिटीज में जो आहार लेने हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसी डाइट नहीं लेनी है। ठीक है, शुगर फ्री डाइट लेनी है और कम से कम कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लेनी है और कम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम हो, ऐसे खाद्य पदार्थ लेने हैं जो कि आपको हर बीमारी में फायदा करेंगे। फल अधिक से अधिक लो, सब्जियां अधिक से अधिक लो, साबुत अनाज यानी कि होल ग्रेन्स, ये तो आप नॉर्मली भी ले सकते हो और बीमारी अगर है तब भी ये फायदा करता है। अब चूंकि साबुत अनाज है, इसमें आपके फाइबर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी, हर एक चीज होता है, काफी चीजें इसमें होती हैं, तो ये आपका फायदा करता है। बिना चर्बी वाला मांस, और ये आपके हाइपरटेंशन को भी कम करने में मदद करते हैं। मांस या फिर मछली जो भी आप ले रहे हो, लो फैट आपको लेना है, ध्यान रखना है। तो ये आपके उच्च रक्तचाप को भी कम करेंगे, मधुमेह को भी कंट्रोल करेंगे और उसके साथ साथ में आपकी किडनी डिजीज में भी मदद करेंगे। ओके, फिर शारीरिक गतिविधि, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पर व्यायाम करते रहना है, एक्टिव रहना है कुल मिलाकर के। अब जो एक्टिव रहना ये आपका जो है मदद करता है, किसमें, डायबिटीज में भी मदद करता है और हाइपरटेंशन में भी ये फायदा करता है। शारीरिक गतिविधि यानी कि कोई भी शारीरिक व्यायाम आप कर सकते हो, एक्सरसाइज कोई भी किया जा सकता है जो कि आपके शरीर को एक्टिव रखे।
ओके, ये किया जा सकता है। अब ये आपके मधुमेह और हृदय रोग यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करता है, मधुमेह की भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो क्योंकि हाइपरटेंशन आपका हार्ट डिजीज में ही आ जाता है, तो इनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसको भी रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी वजन है उसको कंट्रोल में रखेगा। और अब इसके लिए आपको लेकिन डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। अगर आपको ये बीमारी है तो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग, वजन के अकॉर्डिंग, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेकर तभी ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। और कुछ पदार्थ जैसे कि शराब है उनसे बचना चाहिए, ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, और जैसे कुछ ऐसे हानिकारक धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे कि लेड होता है, उनसे बचना चाहिए, उसके संपर्क में कम से कम रहें। ओके, और जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनसे भी अपने आप को बचा कर रखें। तो ये हो गया कुछ बचाव के बारे में कि क्या क्या जो है किडनी में हम बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका, चलिए, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ARF और CRF के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें जो थोड़ी सी और बस केवल हमें डाइट के बारे में पढ़ना है, एग्जैक्टली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें लेने हैं, यानी कि कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व की हमें ज़रूरत है और कितनी मात्रा लेनी है और कौन से नहीं लेने हैं, कौन से लेने हैं। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 3 जब लेकर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ARF और CRF कंप्लीट हो गया है। इसको पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की सिम्टम्स क्या हैं, दोनों में हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसा आहार ले सकते हैं। ओके, और दोनों के कारण क्या क्या है, रीजन क्या है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो देन आप प्लीज़ जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है देन लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।